गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे कि स्पीड, फ्यूल, एयर कंपोजिशन, फ्यूल इंजन, एयर का कंबशन कितना है, कंपोजिशन क्या है, उसको डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल एंड एयर रेशियो और उसके ऊपर होने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो फ्यूल एयर यानी कि F/A और एयर फ्यूल रेशियो A/F क्या होता है। तो एयर हमारी मोस्टली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल, और फ्यूल हम जितना लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में जितनी एयर चाहिए उसको बर्न करने की, उतनी एयर हमको अंदर पिस्टन की लेनी होती है, सक करनी होती है। तो दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, द रिलेटिव प्रोपोर्शन of the fuel and air in the engine are very important from a standpoint of combustion। देखो, combustion के स्टैंड पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयर और फ्यूल का जो combustion है उसके रेशियो और एफिशिएंसी ऑफ द इंजन की एफिशिएंसी के लिए। क्योंकि क्या होगा कि जितना हमने फ्यूल दे दिया वो बर्न हुआ या अनबर्न रहा, हम जो हीट गिवन कंसीडर करेंगे वो उस फ्यूल के बेसिस पे ही करेंगे। द अमाउंट ऑफ फ्यूल विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द इंजन विल कंसीडर एज दैट कि जो हमने अमाउंट दी है फ्यूल की उसको हम हीट इनपुट कंसीडर करेंगे। अब जो फ्यूल हमने दे दिया है, चाहे वो बर्न होता है या बर्न नहीं होता है, जितने फ्यूल की क्वांटिटी मास की हमने दे दी है उसको हम हीट इनपुट की तरह बिहेव करेंगे। और जो क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम एयर फ्यूल रेशियो ज़्यादा ले लेते हैं, एयर उतनी नहीं होती है जितनी कि हमें फ्यूल के कंबस्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो क्या होता है फ्यूल का कंबस्शन पूरी तरह नहीं हो पाता और फ्यूल वेस्ट होके बाहर निकल जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है एयर फ्यूल रेशियो, उस बेसिस पे हम काम करते हैं। क्लियर? जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं। जो SI इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, SI इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन यानी कि जो पेट्रोल इंजन होगा, पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करते हैं तो जो उसमें ही एयर और फ्यूल के मिक्सचर की ज़रूरत होती है। डीजल इंजन में तो हमें सिर्फ एयर लेना होता है, एयर फ्यूल रेशियो का मिक्सचर वो सिस्टम के अंदर जाने के बाद डिफाइन होता है। फ्यूल एयर रेशियो प्रैक्टिकली रिमेन्स ए कांस्टेंट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन। कांस्टेंट रहता है अगर वो, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होते हैं उसमें पहले मिक्स हो जाने के बाद ही होते हैं। लेकिन अगर हम CI इंजन की बात करते हैं, इन केस ऑफ CI इंजन की अगर हम बात करें, एट ए गिवन स्पीड ऑफ द एयर फ्लो डज नॉट वेरी विद लोड। जो एयर फ्लो है वो लोड के साथ वेरी नहीं करता। इट इज़ द फ्यूल फ्लो दैट वेरीज डायरेक्टली विद लोड। फ्यूल का फ्लो वेरी करता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा हमें लोड होगा उतना ही हमें फ्यूल ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन एयर उतनी ही रहेगी। एयर की जो रेशियो है उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादातर हम फ्यूल एयर रेशियो यूज़ करते हैं, ना कि एयर फ्यूल रेशियो। वैसे तो एयर ज़्यादा होती है, फ्यूल कम होता है, जस्ट 1 सेकेंड, फ्यूल कम होता है। तो एयर फ्यूल रेशियो होता है नॉर्मली जो बोला जाता है 1:14:13 इस तरह से बोला जाएगा। अगर हम इसी को फ्यूल टू एयर रेशियो कर देते हैं, अगर हम इसी को फ्यूल अपॉन एयर कर देते हैं तो ये बोला जाता है 1:4 या 14 जो भी बोला जाएगा, ये 1 रेशियो के टर्म में आ जाता है फिर। और जनरली हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो एयर फ्यूल के टर्म में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो भी टर्म हम यूज़ करेंगे एयर फ्यूल रेशियो के टर्म में ही यूज़ करेंगे। तो आगे अगर हम डिस्कस करते हैं, देखो ये दे रखा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और इनलेट वाल्व मैच इंडेक्स, उसके हिसाब से एयर फ्यूल रेशियो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के हिसाब से वेरी करता है। अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम चाहिए तो हमारी इनलेट वाल्व इंडेक्स ज़्यादा करना है। अगर हमें हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी चाहिए तो उसको लो करना है। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं अगर हम डिस्कस करते हैं इसी फील्ड में, ए मिक्सचर दैट कंटेन्स जस्ट इनफ
एयर फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ऑल। देखो एक मिक्सचर जनरली क्या कह रहा है, देखो ध्यान से अगर हम सुने, एक मिक्सचर है जो कंटेन करता है जस्ट इनफ एयर, किसके लिए, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ऑल फ्यूल इन द मिक्सचर इज कॉल्ड एज केमिकली करेक्ट कंसीडर किया जाता है उसको स्टियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो, यानी कि स्टिचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो इसको बोला जाता है। और अगर एक मिक्सचर है जिसके अंदर, एक मिक्सचर ऐसा है जिसके अंदर की ये रेशियो इस तरह का है, जो इसमें मतलब फ्यूल ज़्यादा है, जितना केमिकली करेक्ट मिक्सचर हमें एयर का चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम रिच मिक्सचर, यानी कि जिसमें फ्यूल ज़्यादा होता है उसको रिच मिक्सचर कहते हैं। अब रिच मिक्सचर की हमें वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पे हमें हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि फ्यूल थोड़ा जैम हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा रिच मिक्सचर देते हैं, ठीक है। चॉक लेने का मतलब होता है कि हम रिच मिक्सचर प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, फ्यूल एयर रेशियो में फ्यूल ज़्यादा है और एयर कम है। जब इनिशियली ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, तो उसको हम रिच मिक्सचर प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके बाद जब हम चॉक को डाउन कर देते हैं तो इसका मतलब है वो केमिकली करेक्ट मिक्सचर, यानी कि स्टिचियो केमिकल फ्यूल एयर रेशियो ले रहा है। अगर रेशियो एक्चुअल फ्यूल का इस तरह से है कि फ्यूल कम है, जितनी एयर चाहिए कंबस्शन के हिसाब से उससे कम है, तो उस केस में क्या करते हैं, फ्यूल एयर रेशियो को चेंज कर देते हैं। ओके, तो अगर हम आगे स्टडी करते हैं इसके बारे में क्या होता है, तो जब अगर कम होता है तो उसको हम लीन मिक्सचर बोलते हैं। उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, लीन मिक्सचर। तो लीन मिक्सचर के केस में क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो, इसको इक्विवेलेंस रेशियो भी बोलते हैं और लीन रेशियो भी बोलते हैं, तो रेशियो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें रेशियो निकालना है, एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो कैसा है और स्टैच्यूमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो क्या होता है। तो अगर फाई की वैल्यू कम है, इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंस रेशियो। फाई की वैल्यू कम है तो इसको केमिकली करेक्ट बोलते हैं, फाई की वैल्यू लेस देन कम है तो इसको लीन मिक्सचर बोलते हैं, जो भी अभी मैं बता रहा था, यानी कि पतला, ठीक है। और अगर फाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसको रिच मिक्सचर बोलते हैं। रिच मिक्सचर को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इनिशियली टॉर्क बहुत ज़्यादा देना होता है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू की हम बात करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की जो कि पर वॉल्यूम या पर क्वांटिटी या पर यूनिट मास, पर यूनिट क्वांटिटी हम ले लेते हैं, उसमें मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। थर्मल एनर्जी जो रिलीज़ होती है पर यूनिट क्वांटिटी में किसी भी फ्यूल की, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल व्हेन द फ्यूल इज़ बर्न कम्प्लीटली एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन आर कूल्ड बैक टू देयर इनिशियल टेम्परेचर। तो इस कंबस्शन मिक्सचर में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो कैलोरीफिक, जैसे मैंने आपको बताया था CP और CV के बारे में बताया था, तो ये क्या होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं। एक कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, तो इनके बारे में ही डिस्कशन होगा। तो कंबस्शन मिक्सचर अदर टर्म्स यूज फॉर कैलोरीफिक वैल्यू आर हीटिंग वैल्यू एंड हीट ऑफ कंबस्शन की हीट कितनी होगी, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्शन आर कूल्ड, जब प्रोडक्ट की कंबस्शन को ठंडा किया जाता है 25 डिग्री टेम्परेचर पे, जो वाटर वेपर रिजल्टिंग है कंबस्शन के प्रोसेस से वो कंडेंस हो जाती हैं, तो हीट वैल्यू ऑब्टेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। जो अगर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है किसी उसकी हीट रिजेक्टेड की, तो वापर वेपर जो प्रोड्यूस हुई हैं कंबस्शन से, उनको कंडेंस नहीं किया जा सकता अलग से दोबारा से वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं, इसका आंसर प्रोवाइड करते हैं। एक क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ ए 4 स्ट्रोक ओवर स्क्वायर स्पार्क इग्निशन इंजन इज 245 cc। cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। 245 cc क्या है, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। द ओवर स्क्वायर रेशियो इज़
1:1. The clearance volume is 72.4 cc. Calculate the bore, stroke and the compression ratio. तो अब इसमें कुछ चीज़ें निकालनी है. सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए. तो क्यूबिक कैपेसिटी है. क्यूबिक का मतलब क्या है कि लेंथ, विड्थ और हाइट के टर्म में. क्यूबिक कैपेसिटी है. वी क्या होता है π/4 d²L. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है, तो d3 की पावर कितनी हो गई 343. तो बोर डायमीटर क्या हो गया. क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, क्यूबिक का मतलब हुआ कि d² तो है ही, π/4 जो dl है वो भी किसके बराबर है, d के ही बराबर है. तो d3 बराबर हो गया 343, तो d निकल गया. तो l क्या होगा π/4 l. ओनली l नहीं होगा, π/4 l होगा. तो π/4 की जो वैल्यू है वो 1/1.1 है. तो 7 को 1.1 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगी इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब कंप्रेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो वी दे रखा है, वी दे रखा है, उसको वी से डिवाइड करेंगे तो वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी इक्वल टू आ जाएगा 10. ठीक है. आगे और एक एग्जांपल है जिसकी अगर हम बात करें तो द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इज़ 80%. ठीक है. मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है जो हमारी शाफ्ट पे जो वर्क डन है डिवाइड बाई जो हमारी इंडिकेटेड पावर है, यानी BP अपॉन IP. तो BP अपॉन IP क्या होती है हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी. मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी है 0.1. ठीक है. ओके. सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है. द फ्रिक्शनल पावर इज एस्टिमेटेड टू बी इतनी. फ्रिक्शनल पावर कितनी है. अब देखो BP अपॉन IP होता है 0.8, तो FP अपॉन IP होगा 0.2, क्योंकि IP बराबर होता है BP प्लस FP. तो BP माइनस IP इज इक्वल टू 25 होगा. कैलकुलेट द इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर. तो अगर हम इसकी बात करें BP और IP की, तो BP माइनस IP कितना होगा 25. अब IP माइनस BP को क्या लिख सकते हैं 0.85 इंटू IP. तो IP बराबर 25/0.85 बराबर 125 किलोवाट. अब IP निकल गई तो BP में से FP घटा देंगे IP में से, तो क्या आ जाएगी BP की वैल्यू. तो यहाँ से हम BP भी निकाल सकते हैं. ओके. तो हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद न्यूमेरिकल को डिस्कस किया इससे रिलेटेड. बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. थैंक यू.